साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में। आज से शुरू होगी इंदरगढ़ की लड़ाई उर्फ ढेवा के विवाह की कहानी। शुरू करूं उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। इंदरगढ़ का किला उस दौर की शौर्य गाथाओं का जीवंत प्रतीक था। दूर से ही उसकी ऊंची ऊंची प्राचीरें बादलों से बात करती प्रतीत होती थी। जैसे ही कोई उस ओर बढ़ता, किले का विराट स्वरूप हृदय में विस्मय और रोमांच भर देता। उसकी दीवारें मोटे पत्थरों से बनी थी, जिनकी मजबूती मानो समय को भी चुनौती दे रही हो। इन प्राचीरों पर चौकस प्रहरी तैनात रहते, जिनकी दृष्टि बाज की तरह तेज थी। हर कोना, हर मोड़, हर दरवाजा युद्ध कला की समझ और स्थापित कला की सुंदरता का अद्भुत संगम था। किले का प्रवेश द्वार विशाल और ऊंचा था, जिस पर लोहे की कीलें जड़ी हुई थी, ताकि कोई भी हाथी या तोप उसका सामना न कर सके। उस द्वार से भीतर प्रवेश करते ही भूल भुलैया जैसे मार्ग दुश्मन को उलझाने के लिए बनाए गए थे। हर मोड़ पर छिपे हुए द्वार और गुप्त रास्ते थे, जहां से अचानक सैनिक निकलकर शत्रु पर कूद पड़ते। किले के भीतर पानी की व्यवस्था अद्भुत थी। गहरे कुएं और तालाब इस प्रकार बनाए गए थे कि महीनों तक घेराबंदी होने पर भी सैनिक प्यासे न रहे। भोजन भंडार और शस्त्रागार भी इसी तरह सुसज्जित थे कि किसी भी आपात स्थिति में किला महीनों तक स्वयं को सुरक्षित रख सके। सबसे ऊंचे बुर्ज से जब कोई नीचे देखता तो चारों ओर फैली घाटियों और जंगलों का दृश्य दिखाई देता। मानो यह किला न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि प्रकृति पर नियंत्रण का एहसास भी कराता था। कहा जाता है कि जब सूरज की पहली किरणें किले के प्राचीरों पर पड़ती तो उसका रूप स्वर्णिम हो उठता था, और जब चांदनी रात में यह किला चमकता तो लगता मानो किसी देवता का स्वर्गीय महल धरती पर उतर आया हो। इंदरगढ़ का किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं था, वह उस युग की वीरता, दूरदृष्टि और स्थापत्य कला की अद्वितीय धरोहर था। उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि शत्रु भीतर प्रवेश करने के सोच से ही कांपने लगता था। इंदरगढ़ का किला केवल अपने स्थापत्य और सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि वहां के राजा निर्भय सिंह के साहस और न्यायप्रियता के लिए भी दूर दूर तक चर्चित था। उनका नाम ही उनके व्यक्तित्व का परिचय था। निर्भयता मानो उनकी रगों में प्रवाहित होती थी। रणभूमि में वे वज्र की भांति अडिग खड़े रहते और प्रजा के बीच वे छाया समान सुकून देने वाले थे। उनकी रानी चंद्रमुखी देवी अपनी अद्वितीय सुंदरता और कोमल स्वभाव के लिए विख्यात थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा की भांति शीतल और मोहक था, इसलिए प्रजा उन्हें स्नेह से चंद्रमुखी कहकर पुकारती थी। राजा और रानी के बीच अटूट प्रेम था। दोनों मानो शरीर के दो अंग और आत्मा के दो स्वर थे। उनके वियोग की कल्पना भी असंभव थी। इन दंपति के 5 पुत्र थे: जोत सिंह, नर सिंह, फतेह सिंह, रणधीर सिंह और बलवंत सिंह। जोत सिंह सबसे बड़े पुत्र थे, तेजस्वी और ज्ञानवान। उनका विवेक और नेतृत्व क्षमता उन्हें सेनापति बनने योग्य बनाती थी। नरसिंह अदम्य साहस के धनी थे। रणभूमि में वे सचमुच नरसिंह की तरह गर्जना करते थे और उनके प्रहार से शत्रु कपकपा उठते थे। फतेह सिंह को लोग विजय का प्रतीक मानते थे। उनके जीवन का उद्देश्य ही यही था कि हर युद्ध का अंत फतेह यानी विजय से हो। रणधीर सिंह अनुपम वीरता के धनी थे। उनका भाला जब युद्ध में चमकता तो मानो बिजली धरती पर उतर आई हो। सबसे छोटे बलवंत सिंह सबसे छोटे होते हुए भी पराक्रम में किसी से कम न थे। उनकी ताकत और उत्साह उन्हें सेना का प्राण बना देते थे। इन 5 राजकुमारों को देखकर ऐसा लगता था मानो वीरता स्वयं 5 रूपों में मूर्त होकर इंदरगढ़ में जन्मी हो। और इन सब के बीच राजा के पास एक अनमोल रत्न थी। वह थी उनकी पुत्री राजकुमारी पहुपति। उनकी सुंदरता का वर्णन करना मानो सूरज की आभा को शब्दों में बांधने जैसा था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसे लगती जैसे रात के आकाश में चमकते 2 नक्षत्र हो। उनका मुखमंडल पूर्णिमा की चांदनी से भी अधिक शीतल और आकर्षक था। उसके लंबे केस जब खुलकर लहराते तो मानो काली घटाएं धरती पर उतर आई हो। उनके गालों पर खिली लाली किसी कली की कोमल पंखुड़ियों का आभास देती थी। जब वह किले की प्राचीरों पर चलती तो लगता मानो स्वयं लक्ष्मी धरा पर अवतरित हुई हो।
कहते हैं कि उसकी मुस्कान से वीर थकान भूल जाते थे और उनकी उपस्थिति से ही किले का वातावरण सौंदर्य और ऊर्जा से भर जाता था। उसकी अदाओं में राजसी गरिमा और स्त्रीत्व कोमलता दोनों का अद्भुत संगम था। इंद्रगढ़ का राज परिवार उस युग का आदर्श था, जहां वीरता, सौंदर्य और प्रेम एक साथ दिलों में धड़कते थे। एक दिन की बात है, राजकुमारी पहुपति ने अर्धरात्रि में एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह दुल्हन के लाल जोड़े में सजी हुई है, हाथों में मेहंदी, माथे पर सुहाग का श्रृंगार। महल के द्वार पर विदाई के लिए खड़ा डोला। वह रो रो कर अपने माता पिता और भाइयों से लिपट रही थी। हर आंसू मानो बिछड़ने की पीड़ा का दूत बनकर बह रहा हो। अचानक उसकी निद्रा टूटी तो उसका हृदय भय से कांप उठा। क्या सचमुच मैं अपनों से दूर हो जाऊंगी? यह डर उसके मन में हावी होने लगा। सुबह होते ही राजकुमारी पहुपति अपने मन की उदासी लिए महल के राजबाग की ओर निकल पड़ी। वह बाग किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर सुगंध बिखेरते रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे अशोक और आम के वृक्ष, जिनकी छांव में पवन ठंडी लहरों की तरह बह रही थी। बाग के मध्य में एक विशाल कमल सरोवर था, जिस पर गुलाबी कमल सूरज की किरणों के संग चमकते थे। मोर अपनी पंख फैलाकर नृत्य कर रहे थे और क्रीड़ा करते हंस मानो उस बाग की शोभा को और बढ़ा रहे थे। यही वह स्थान था जहां राजकुमारी अपनी सखियों के साथ अक्सर क्रीड़ा करने आया करती थी। उस दिन भी वह अपने सखियों संग हंसते खिलखिलाते वहां पहुंची, परंतु उसके चेहरे पर एक विचित्र उदासी छाई हुई थी। सखियों ने जब कारण पूछा तो राजकुमारी ने धीमे स्वर में अपना स्वप्न सुना दिया। बस इतना सुनाना था कि सभी सखियां हंस पड़ी और चुटकियों में ताना कसने लगी। अरे राजकुमारी, अब तो सपने भी तुम्हारे बदल गए हैं। यह तो स्पष्ट है कि तुम अब सयानी हो चली हो, विवाह के योग्य आयु में पहुंच चुकी हो, तभी तो तुम्हें दुल्हन बनने और विदाई के सपने आते हैं। एक और सखी व्यंग करती हुई बोली, पर आश्चर्य है, तेरे पिता तो इस राज्य के महाराज हैं, फिर अब तक तेरा विवाह क्यों नहीं हुआ? क्या महल में धन दौलत की कमी है? तब तक दूसरी सखी ने तुरंत चुटकी ली। या फिर यह समझे कि उनके कुल की गरिमा इतनी क्षीण हो गई है कि तेरे योग्य कोई वर अब तक नहीं मिला। तीसरी ने और तीखा ताना मारा। या फिर तेरे पिता के सूरवीरों की तलवारों में जंग लग गई है, जो वे रणभूमि से डरते हैं और इस कारण किसी सूरवीर वर को तुझसे मिलाने का साहस ही नहीं कर पाए। यह सुनकर सब सखियां ठहाका लगाकर हंस पड़ी, पर राजकुमारी पहुपति मौन बैठी रही। उसकी आंखें भर आई। उसने हल्के स्वर में किंतु दृढ़ भाव से कहा, सखियों, तुम चाहे जितना हंसो, पर यह सत्य है कि मैं अपने जीवन का साथी किसी साधारण पुरुष को नहीं बना सकती। मेरा वर वही होगा जिसकी तलवार की गूंज से शत्रु कांपे और जिसका हृदय इतना विशाल हो कि वह मेरे आंसुओं को अपने साहस से मिटा सके। याद रखना, पहुपति का हाथ उस वीर को ही मिलेगा जो धरती पर अपने पराक्रम से अमर हो। सखियां उसकी आंखों में चमकता गर्व और संकल्प देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। बाग की मंद बयार ने जैसे राजकुमारी के शब्दों को आकाश तक पहुंचा दिया हो। अब राजकुमारी पहुपति बाग से लौटकर महल में आ गई, परंतु बाग की हरी भरी वादियां और सखियों का साथ भी उसकी उदासी को दूर न कर सका। महल की स्वर्णिम दीवारों और रत्न जड़ित खम्भों के बीच भी उसका मन भारी था। उसकी आंखों में सपने का भय और सखियों के व्यंग बाण अब तक गूंज रहे थे। राजकुमारी पहुपति की मां रानी चंद्रमुखी, जो सदैव अपनी पुत्री के मुख पर खिली मुस्कान देखना चाहती थी, उसने जब अपनी लाडली को ऐसे उदास और मौन देखा तो उनका मातृ हृदय व्याकुल हो उठा। वह अपनी पुत्री को पास बुलाकर स्नेह से बोली, पुत्री, यह कैसी उदासी है तेरे मुख पर? तेरी आंखों की चमक कहाँ खो गई? मुझे सब सच सच स्पष्ट बताओ कि तेरे मन को कौन सा बोझ दबा रहा है। माँ की प्रश्न सुनकर राजकुमारी पहले कुछ पल मौन रही, फिर अपने कोमल स्वर में धीरे धीरे सब कह सुनाया। उसने उस स्वप्न का वर्णन किया जिसमें वह दुल्हन बनी थी और विदाई के समय अपने माता पिता और भाइयों से रो रो कर बिछड़ रही थी। फिर उसने सखियों के व्यंग और तानों को भी बतलाया, कैसे उन्होंने महाराज पर और उनके कुल पर कटाक्ष किए और कैसे कहा कि शायद खजाना खाली है या कोई योग्य वर नहीं मिला या तलवारों में जंग लग चुकी है। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी का चेहरा गंभीर हो उठा। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने गहरी सांस ली और चलने लगे। सचमुच मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है
उसका यौवन, उसकी सुंदरता, उसकी गरिमा अब उस समय में है जहां उसके लिए योग्य वर की खोज होना अनिवार्य है। लेकिन महाराज निर्भय सिंह को अपने राज्य, उसकी सीमाओं और युद्ध की तैयारियों से ही फुर्सत कहाँ है। वे दिन रात अपनी प्रजा और साम्राज्य की चिंता में डूबे रहते हैं। मेरी पुत्री के भविष्य की ओर तो उनका ध्यान अभी तक नहीं गया। रानी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने ठान लिया कि अब देर करना उचित नहीं है। अपनी लाडली के आंसुओं और उसकी उदासी ने उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय जगा दिया। रानी चंद्रमुखी ने सोचा, नहीं, अब मैं और मौन नहीं रहूंगी। आज ही महाराज से इस विषय पर बात करूंगी। अपनी पुत्री के भविष्य के लिए मैं उन्हें सचेत करूंगी। चाहे राज्य की चिंता कितनी ही बड़ी क्यों न हो, पर एक पिता का भी धर्म है कि वह अपनी पुत्री के जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उनके नेत्रों में मातृत्व की कठोरता और चिंता की गंभीरता एक साथ झलक रही थी। उस रात राजमहल में दीपमालाएं जल रही थी। विशाल सभा मंडप में सुगंधित धूप की लहरियां तैर रही थी। महाराज निर्भय सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चारों ओर सेनापति और मंत्री राज्य की सीमाओं, युद्ध की तैयारियों और शत्रु राज्य की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आंखों में वही अडिग तेज था, वह वीरता की चमक, मानो उनके लिए समस्त संसार युद्ध और राजनीति तक ही सीमित हो। सभा समाप्त होने पर महाराज अपने कक्ष की ओर बढ़े। तभी रानी चंद्रमुखी वहां आई। उनके चेहरे पर गंभीरता और मन में चिंता स्पष्ट झलक रही थी। महाराज ने उन्हें देखा। महाराज निर्भय सिंह ने रानी से प्रेम पूर्वक पूछा कि रानी, इस घड़ी तुम्हें यहाँ देखना मेरे लिए एक सुख का विषय है। कहो, किस बात ने तुम्हें यहाँ आने को बाध्य किया? तुम्हारे चेहरे पर गंभीरता क्यों है? रानी कुछ पल मौन रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, महाराज, राज्य और प्रजा आपकी आंखों के तारे हैं, इसमें संदेह नहीं। आप दिन रात उनकी रक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, किंतु क्या आपको अपनी पुत्री राजकुमारी पहुपति का भविष्य नहीं सूझता? यह सुनते ही महाराज चौंक उठे। उनका मस्तक तनिक झुका हुआ था, मानो उन्हें इस विषय पर ध्यान न देने का एहसास हुआ हो। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, रानी, क्या हुआ? पहुपति ने तुमसे कुछ कहा है क्या? फिर रानी ने राजा को सब कुछ विस्तार से सुना दिया। राजकुमारी का स्वप्न, उसकी विदाई की पीड़ा और फिर बाग में सखियों द्वारा कहे गए तीखे ताने। महाराज सब सुनते रहे। उनके कठोर चेहरे पर भी बेटी का दुख सुनकर एक कोमलता झलकने लगी। फिर रानी चंद्रमुखी व्याकुल होकर बोली, महाराज, हमारी पुत्री सयानी हो चली है। उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता अब विवाह योग्य हो चुकी है और उसकी उदासी मुझे भीतर से तोड़ रही है। सखियां तक ताने कसने लगी हैं कि महाराज निर्भय सिंह को अपनी पुत्री की चिंता नहीं है। वे केवल युद्ध और राज्य की बातें जानते हैं। क्या यह ताना हमारे कुल के गौरव को ठेस नहीं पहुंचाता? मैं आपसे निवेदन नहीं बल्कि आग्रह करती हूँ कि अब समय आ गया है, आपको राजकुमारी पहुपति के लिए एक योग्य वर की खोज करनी ही होगी। रानी की आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृढ़ था। महाराज कुछ पल मौन में डूबे रहे, फिर उनकी आंखों में चमक उभरी। महाराज निर्भय सिंह ने कहा, रानी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी पुत्री के जीवन का यह सबसे नाजुक मोड़ है। नहीं, अब मैं मौन नहीं रहूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पहुपति का विवाह उस वीर से करूंगा जिसकी तलवार में बिजली की धार हो, जिसके साहस से रणभूमि थर्राए और जिसकी कीर्ति सदा अमर रहे। मेरी पुत्री को उसका योग्य वर अवश्य मिलेगा। रानी ने आंसुओं भरी आंखों से महाराज की ओर देखा और मन ही मन चैन की सांस ली। सभा के मंडप की दीवारों ने उस रात एक माता पिता का यह संकल्प सुना कि राजकुमारी पहुपति का भविष्य अब केवल स्वप्न नहीं रहेगा, वह एक यथार्थ होगा। महाराज निर्भय सिंह ने रानी चंद्रमुखी से कहा कि कल ही मैं पंडितों को बुलवाऊंगा और शुभ मुहूर्त का निर्धारण करवाऊंगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल महल के सभा मंडप में राजपुरोहित और विद्वान पंडित बुलाए गए। उनके सामने महाराज ने अपनी इच्छा प्रकट की। मंत्रोच्चारण और ग्रंथों के आधार पर एक पवित्र शुभ मुहूर्त का चयन किया गया, जिसके साथ ही राजकुमारी के विवाह का टीका लिखे जाने की रस्म प्रारंभ हुई। राजमहल के गलियारों में शंखनाद गूंज उठा कि राजकुमारी पहुपति का विवाह अब शीघ्र ही होगा। प्रजा के बीच यह समाचार बिजली की तरह फैल गई। हर ओर उल्लास और उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। साथियों, अब क्या होगा? राजकुमारी के टीके में विवाह का शर्त क्या होगा? किससे होगा राजकुमारी पहुपति का विवाह?
जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहले की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।